दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल पाकिस्तानी अखबार डॉन में प्रकाशित लेख एंड ऑफ शरीफ डायनेस्टी तथा द हिंदू में छपे लेख पाकिस्तान स्टिक्स टू ए सैड ट्रेडिशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। शरीफ की सियासत का अंत। गुजरा हफ्ता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए परेशानी भरा रहा। परेशानी इसलिए कि एक बार फिर से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस बार फिर से शिकार बने पनामा पेपर लीक मामले से जुड़े प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। देखा जाए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सियासत बार बार करवटें बदलती रही है। कभी उन्हें देश छोड़कर बाहर रहना पड़ा तो कभी उन्होंने पाकिस्तानी जनता में खुद पर विश्वास पैदा कर सत्ता की चाबी हासिल की। गौरतलब है कि पंजाब का शेर कहे जाने वाले नवाज शरीफ रिकॉर्ड 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कभी राष्ट्रपति के जरिए उन्हें हटाया गया तो कभी सेना ने उनसे सत्ता छीनी और अब अदालत ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है। यानी एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और जुडिशरी तीनों के द्वारा समय समय पर उन्हें हटाया जाता रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह रहीं जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खात्मे के कगार तक पहुंचा दिया है। आखिर पाकिस्तान की सियासत में ऐसा क्या है कि वहां कोई भी प्रधानमंत्री 70 साल की आज़ादी के बाद आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पाकिस्तान के इस अस्थिर हालात का उसके पड़ोसी मुल्कों खासकर भारत और चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा एशिया में आतंकवाद की सेहत पर इससे क्या असर होगा। कुल मिलाकर मूल प्रश्न यह है, पनामा पेपर लीक क्या है तथा नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून की जीत है या लोकतंत्र की हत्या। क्या इसे नवाज शरीफ की सियासत का अंत माना जाए, यही जानना हमारा मकसद है। अगर हम बात करें उन वजहों की जिसके कारण नवाज शरीफ को सत्ता छोड़नी पड़ी तो इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है पाकिस्तानी सेना की नकारात्मक भूमिका। गौरतलब है कि जब से पाकिस्तान बना उन 70 सालों में लगभग 33 साल तक पाकिस्तान पर सीधे सेना ने ही शासन किया है। पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट किया गया है। 1958 में अयूब खान ने, 1977 में जिया उल हक और आखिरी बार 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था। दरअसल पाकिस्तानी सेना यह कभी नहीं चाहती कि वहां सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत हो और वह सेना पर लगाम लगाए। सेना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सत्ता की बागडोर अपने हाथों में केंद्रित रखना चाहती है। लेकिन वर्तमान में नवाज शरीफ का परिवार पाकिस्तान का सबसे रसूखदार सियासी परिवार है और इनके भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश सेना को नागवार लग रही थी। इसलिए न्यायपालिका के निर्णय के पीछे सेना का ही हाथ मालूम पड़ता है। दूसरा कारण है आतंकी जिहादी ग्रुपों की नापसंदगी। जमात उल दावा के लीडर मक्की ने कहा है कि नवाज शरीफ को जिहादियों के खिलाफ जाने की सजा मिली। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ज्ञात नहीं, लेकिन यह बात सच है कि पाकिस्तान में जिहादी तंजीमों की पैठ आम जनता के साथ साथ सेना में भी है। सेना उन्हें समर्थन करती है, लेकिन पठानकोट के हमले के बाद भारत के दबाव के कारण नवाज शरीफ ने आतंकियों पर कुछ सख्ती की कोशिश की थी। इधर अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बताया गया। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण नवाज शरीफ ने जिहादी आतंकी तंजीमों पर नालिश की, जिस वजह से जिहादी भी नवाज सरकार से नाराज थे। इसलिए माना जाता है कि इन आतंकी ग्रुपों ने सेना पर दबाव बनाया कि नवाज को सत्ता से बेदखल किया जाए और अंततः न्यायपालिका की मदद से सेना ने इसे अमली जामा पहनाया। तीसरा कारण है विपक्षी दलों की घेराबंदी, जिसने नवाज सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हालांकि बिना बताए ऑफशोर कंपनी खोलकर लाभ कमाने में खुद इमरान खान का नाम भी शामिल रहा है, लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ की सत्ता को अस्थिर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कभी धर्मगुरु कादरी के साथ मिलकर तो कभी भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर या आतंकवाद को मुद्दा बनाकर इमरान खान समेत अन्य विपक्षी दलों ने नवाज शरीफ को अक्सर घेरने की कोशिश की। जब सड़कों पर आंदोलन से बात नहीं बनी तो अंत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक्स और ऑफशोर कंपनी के मामले में फंसाया गया। चौथा कारण है पाकिस्तानी संविधान का अनुच्छेद 62 और 63,
जिसमें सांसद बनने की योग्यता और अयोग्यता दर्ज है। योग्यता की शर्तें ऐसी हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का मानना है कि आलिमे इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद ही उन कसौटियों पर खरा उतरते हैं, कोई आम इंसान तो तसव्वुर भी नहीं करता। प्रावधान के मुताबिक सांसद को सादिक और अमीन यानी सिर्फ सच बोलने वाला और ईमानदार होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई न कोई गलती करता ही है। अगर इस आधार पर सबको खारिज किया जाने लगा तो न पाकिस्तान की पार्लियामेंट बचेगी और न सियासत। हद तो यह है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ द्वारा अपनी कंपनी से प्राप्त लाभ या वेतन के तथ्य को छुपाने के कारण ताउम्र किसी भी सरकारी पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि धन संबंधी झूठ बोलने के कारण उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाती, लेकिन यह सच है, इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी नकारात्मक भूमिका प्रतीत होती है। किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को धन संबंधी तथ्य छुपाने के लिए ताउम्र अयोग्य साबित नहीं कर सकता, लेकिन यह पाकिस्तान है। पांचवा कारण है पनामा पेपर लीक्स में नवाज शरीफ का नाम शामिल होना और लंदन में उनके बच्चों द्वारा मकान खरीदा जाना तथा कर चोरों की पनाहगाह के तौर पर पहचान रखने वाले ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनियां खोलना इत्यादि। यानी नवाज शरीफ पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन अर्जित करने का आरोप है। हालांकि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पनामा पेपर लीक वाले दस्तावेज में नवाज शरीफ का नाम था, तो फिर इससे नवाज शरीफ बरी कैसे हो सकते थे। अब यदि बात करें पनामा पेपर लीक्स क्या है, तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि पनामा मध्य अमेरिका का एक देश है जो टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका के 2 महाद्वीपों को धरती के एक पतले डमरू से जोड़ता है। इसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख है। पनामा की मुद्रास्फीति नीची है और यह अपने देश की मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है। पनामा में 2 प्रकार के टैक्स सिस्टम हैं। पहला टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम, इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंपनियों से तभी टैक्स वसूला जाता है जब इनकम देश में ही जनरेट हुई हो। और दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स सिस्टम, इसमें जिन कंपनियों के इनकम $1.5 मिलियन से ज़्यादा है उन पर 25% टैक्स लगेगा। साथ ही पनामा में विदेशी निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी वजह से पनामा में लगभग 3.5 लाख गोपनीय कंपनियां हैं। पनामा में एक लॉ फर्म है जिसका नाम है मोसेक फोंसेका। यह फर्म विदेशियों को पनामा में शेल कंपनी बनाने में मदद करती है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति संपत्ति को अपना नाम या पता बताए बिना खरीद सकता है। यहाँ बताते चलें कि ऑफशोर कंपनी का मतलब होता है विदेशों, खासकर टैक्स हेवन कंट्रीज में खोली जाने वाली कंपनी। इसी कंपनी के लीक हुए दस्तावेजों में दुनिया भर के बड़े नेताओं, प्रमुख खिलाड़ियों और अन्य बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने अरबों डॉलर की राशि पनामा में छुपाई हुई है, जिससे इन लोगों द्वारा देश के कोष को टैक्स बचाकर नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि पनामा पेपर लीक में सबसे प्रसिद्ध नाम था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन उन्होंने अपने देश की सत्ता पर मजबूत नियंत्रण के बल पर इस मामले को उभरने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान के नवाज शरीफ को इसकी कीमत चुकानी पड़ गई। हालांकि इस बात में सच्चाई है कि पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ का नाम शामिल रहा है और यह भी मान्य तथ्य है कि नवाज शरीफ ने अकूत संपत्ति अर्जित की। फिर भी यह जरूर कहा जा सकता है कि बिना सही से केस चलाए नवाज शरीफ को ताउम्र अयोग्य करार देना अजीब लगता है। यह प्रायोजित मालूम पड़ता है। यदि पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत तथ्य छुपाना इतना बड़ा अपराध हो गया, तब लगभग पाकिस्तान का हर नेता कमोबेश अयोग्य ही साबित होता होगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें आज तक सही से जम नहीं पाई हैं, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि 70 साल के इतिहास में 18 प्रधानमंत्री सत्ता में आए, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और नवाज शरीफ के संदर्भ में वर्तमान में किया गया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी लोकतंत्र की हत्या सरीखा ही प्रतीत होता है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन तो है ही, साथ ही इक्वालिटी बिफोर लॉ के खिलाफ भी है। हालांकि फौजी हुक्मरानों के साए में पलने वाले एक असफल और दुष्ट राष्ट्र से लोकतंत्र की कामना करना बेमानी ही होगा, लेकिन भारत के पड़ोस में शांति कायम हो, इसके लिए पाकिस्तान का स्थिर और लोकतांत्रिक होना जरूरी है। जहां तक बात है सत्ता से नवाज शरीफ को बेदखल होने से पड़ने वाले असर की, तो इस संदर्भ में कई बातें उभरती हैं। जैसे पहला,
सबसे बुरा असर यह होगा कि आगे जो भी वहां प्रधानमंत्री बनेगा उसके खिलाफ इस तरह के आरोप लगेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने वहां की राजनीतिक व्यवस्था में एक तरह से अस्थिरता दाखिल करा दी है। दूसरा, फौजी तख्ता पलट की संभावना बढ़ने के आसार हैं। अगर ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और उनके पॉलिटिक्स के साथ साथ जीवन पर भी संकट के बादल छा जाएंगे। तीसरा, जिहादी तंजीमों के हौसले बुलंद होंगे और एशिया समेत बाकी जगहों पर आतंकवादी घटनाओं में तेजी आ सकती है। कश्मीर और अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में वृद्धि हो सकती है। चौथा, पाकिस्तान की वैश्विक साख पर फिर से बट्टा लग सकता है और चीन, भारत, अमेरिका, रूस समेत दुनिया के अन्य देशों के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। और पांचवा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होने की संभावना बढ़ जाएगी और पाकिस्तान में लोकतंत्र के झीने पर्दे के पीछे जो ढकी छिपी बुराई है वह भी बाहर आ जाएगी। यदि हम बात करें भारत और चीन पर पड़ने वाले प्रभावों की, तो नवाज शरीफ के जाने से चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन ने पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर का निवेश किया है। नवाज शरीफ व्यापारी परिवार से आते हैं और पाकिस्तान में उनकी छवि कारोबार समर्थक नेता के रूप में रही है। चीन के जहन में भी नवाज शरीफ पाकिस्तान में आर्थिक गतिविधियों की गारंटी सरीखे थे। अब नवाज शरीफ नहीं हैं तो सीपेक गलियारा के साथ साथ पाकिस्तान में चीन द्वारा निर्मित ग्वादर बंदरगाह पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। चीन सीपेक गलियारे पर 46 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। यह चीन के लिए बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। अगर चीन के इस प्रोजेक्ट को खतरा होता है तो उसके लिए बड़ा आर्थिक झटका माना जाएगा। जहां तक नवाज शरीफ के जाने के बाद भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते की बात है तो यह अधिकांशतः नकारात्मक ही होगा। नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वह भारत के समर्थक हैं और भारत से दोस्ती चाहते हैं। इस बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, ISI और आतंकी समूह ये पसंद नहीं करती। इसलिए सिविल सरकार कभी इस दिशा में सफल नहीं हो सकती। भारत के हित में सदैव एक स्थिर, शांत और लोकतांत्रिक पाकिस्तान है, लेकिन नवाज के जाने के बाद वहां सैन्य हस्तक्षेप बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंध और कटु होने और कश्मीर में हिंसा तेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहरहाल इस समस्त चर्चा का सार यही है कि पाकिस्तान फिर से नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति में नवाज शरीफ के पास यह विकल्प है कि वह किसी कठपुतली को वजीर आजम बना दें और पीछे से हुकूमत चलाते रहें। इसमें उन्हें फायदा यह होगा कि जब मुकदमे अदालत में जाएंगे तो सरकारी तंत्र हाथ में होने का लाभ वह उठा सकेंगे। यदि वह टकराव का रास्ता अख्तियार करेंगे तो बुरी तरह पराजित होंगे और तब उनकी सियासत ही नहीं बल्कि जान पर भी आफत आ सकती है। दूसरी बात यह कि एक अलोकतांत्रिक, अस्थिर और अराजक पाकिस्तान न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वह आतंकियों के लिए जन्नत है। इसलिए पाकिस्तान को स्थिर डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए विश्व समुदाय को जरूर सोचना चाहिए। उम्मीद है पाकिस्तान का 71वां जश्न आज़ादी का झंडा कोई निर्वाचित नेता ही फहराएगा, न कि कोई सैन्य तानाशाह। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल। सवाल है, पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 की तुलना भारतीय जन प्रतिनिधित्व कानून से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि नवाज शरीफ को ताउम्र हरेक सरकारी पद धारण के अयोग्य साबित करना कितना उचित है। नवाज शरीफ की सियासत का अंत भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में वृद्धि करेगा। टिप्पणी कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि IAS के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल WhatsApp नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना WhatsApp नंबर भेज दें। दृष्टि IAS की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके WhatsApp नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि IAS YouTube चैनल का WhatsApp नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि IAS टाइप कर हमें WhatsApp कर दें।